चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईरान ने इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद से जुड़े 4 लोगों को दी फांसी तोड़फोड़ का आरोप। खबर निकलकर सामने आई है। इजराइल ने 29 जनवरी को इजराइल के 4 जासूसों को फांसी पर लटका दिया है। ईरान के मुताबिक ये सभी जासूस इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करते थे। ईरान की समाचार एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी आरोपियों को ईरान के सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद आज सभी जासूसों को फांसी दे दी गई। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल हमास युद्ध के दौरान जापान का फिलिस्तीन को करारा झटका, रोकी आर्थिक मदद। खबर निकलकर सामने आई है। इजराइल और हमास के बीच बहुत वक्त से युद्ध चल रहा है। युद्ध के दौरान अमेरिका समेत 6 मुल्कों ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA को फंड देना बंद कर दिया था। इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले में UNRWA को 12 स्टाफ सदस्यों पर हमास लड़ाकों के साथ शामिल होने का इल्जाम लगाया। इसके बाद जापान ने भी UNRWA को फंडिंग रोकने का निर्णय लिया है। जापान के इस फैसले को फिलिस्तीन के लिए करारा झटका माना जा रहा है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मनी ट्रांसफर करना होगा आसान, 1 फरवरी से बदल जाएंगे IMPS नियम, जानिए डिटेल। आपको बता दें ऑनलाइन मोड ने एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफर को परेशानी मुक्त बना दिया है। बस कुछ क्लिक करने और कुछ डिटेल के साथ मनी ट्रांसफर का काम पूरा हो जाता है। 1 फरवरी 2024 से यूजर्स जल्द ही केवल रिसीवर का मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नाम जोड़कर इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी IMPS के माध्यम से मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के मुताबिक इसमें बेनिफिशियरी जोड़ने की जरूरत नहीं है और IFSC कोड की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। वित्त मंत्रालय ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत। खबर निकलकर सामने आई है। अगले 3 वर्ष में भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी और इसी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें ये बात कही गई। इस रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि अगले 6 से 7 सालों में या 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $60 ट्रिलियन की हो जाएगी। वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2023-24 लगातार तीसरी वर्ष है जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7% से ज्यादा का ग्रोथ दर्ज किया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। PM यशस्वी योजना छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी। आपको बता दें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित PM यशस्वी योजना में पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति के विद्यार्थियों हेतु स्टाफ क्लास एजुकेशन योजना में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 है। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण श्री अनिल कुमार सोनी ने बताया कि इस योजना में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदेश के चयनित शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं एवं 11वीं के पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। पात्र विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर चयनित कर कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों को अधिकतम 75,000 रुपये तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को अधिकतम 1,25,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में डायरेक्टेड बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से संबंधित विद्यार्थियों के एकल बैंक खातों में ट्रांसफर की जाए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिका में भारतीय शख्स ने स्वीकार किया आरोप, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी साजिशों में दोषी। खबर निकलकर सामने आई है। अमेरिका में प्रतिबंधित पदार्थों से जुड़े धंधे में शामिल होने के आरोपों को 40 साल के भारतीय नागरिक ने स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी को यूनाइटेड किंगडम से प्रत्यार्पित किया गया था। आरोपों के मुताबिक इस शख्स ने डार्क वेब यानी इंटरनेट आधारित उद्योग की मदद से पूरे अमेरिका में खतरनाक दवाओं की सप्लाई की। क्रिप्टो करेंसी में इसने करीब 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर जब्त भी किए। आरोपी ने ड्रग्स वितरण के इरादे से प्रतिबंधित पदार्थों को स्टॉक करने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का दोष भी स्वीकार किया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। टशन दिखाने वाले मोइज्जू को भारतीयों ने दिया जवाब, टूरिज्म सेक्टर में बड़ा झटका। खबर निकलकर सामने आई है। खूबसूरत समुद्री किनारों और लग्जरी टूरिज्म के लिए मशहूर मालदीव के पर्यटन को भी भारत की तरफ से बड़ा झटका लगा है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या में भारी गिरावट आई है। 3 हफ्ते पहले जहां भारतीय मालदीव जाने में विश्व में तीसरे स्थान पर थे, अब 5वें स्थान पर आ गए हैं। भारतीय पर्यटक मालदीव के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में लोग हर साल मालदीव जाते हैं। साल 2023 में मालदीव के टूरिज्म मार्केट में भारतीयों का योगदान 11% था, लेकिन हालिया विवाद के बाद मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है।
तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिका ने 2023 में भारतीयों को रिकॉर्ड तोड़ वीजा जारी किए, 1.4 मिलियन पहुंची संख्या। खबर निकलकर सामने आई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2023 में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में वीजा संसाधित किए और भारत में आगंतुक वीजा नियुक्त प्रतीक्षा समय में 75% की कटौती की। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावासों ने सभी वीजा श्रेणियों में अभूतपूर्व मांगों को पूरा करते हुए 2023 में 1.4 मिलियन वीजा संसाधित किए। काउंसलर टीम ने 2023 में भारतीय छात्रों को 1,40,000 से अधिक वीजा जारी किए, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक था, जिसने लगातार तीसरे वर्ष विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिकी सैनिकों की जान लेने वाले ड्रोन हमले में हाथ होने से ईरान का इनकार, बाइडन बोले जवाब देंगे। खबर सामने आई है। ईरान ने जॉर्डन सीरियाई सीमा पर स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हुए ड्रोन हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया है। यह अमेरिकी सैन्य ठिकाना जॉर्डन की सीरिया के साथ लगती सीमा के करीब है। इस हमले में अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। अमेरिका ने इस हमले के लिए ईरान समर्थित चरमपंथी समूह को जिम्मेदार बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसके बाद कहा, हम जवाब देंगे। दरअसल गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब इस क्षेत्र में हुए किसी हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई हो। हमास की ओर से पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर अभूतपूर्व हमला करने के बाद गाजा में युद्ध शुरू हुआ था। इस इलाके में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी हो चुके हैं, लेकिन अमेरिकी सेना के मुताबिक रविवार के पहले किसी भी हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पलटी मार नीतीश कुमार को खुली चुनौती, ठगा जा रहा हमारा समाज। खबर सामने आई है। नीतीश कुमार के एनडीए खेमे में शामिल होने को लेकर बिहार के कानू हलवाई समाज ने खुली चुनौती दी है। बिहार के औरंगाबाद में स्थित गांधी मैदान में हुए महासम्मेलन में कानू हलवाई संघर्ष सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कानू ने कहा कि यह बिहार की विडंबना है कि नीतीश कुमार कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं। इससे बिहार के लोग ठगे जाते हैं, हमारे समाज के लोग ठगे जाते हैं, लेकिन अब हमारा समाज ठगे जाने को तैयार नहीं है। संजीव कानू ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में कानू हलवाई समाज को आबादी के अनुसार सत्ता में हिस्सेदारी और राजनीति में भागीदारी नहीं मिली तो हम राजनीतिक दलों को सबक सिखाएंगे, नीतीश कुमार को भी मजा चखाएंगे, वोट की चोट देंगे। लोकतांत्रिक सिस्टम के तहत समाज के लोग नोटा का बटन दबाएंगे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। चीन ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना को आधिकारिक यात्रा पर किया आमंत्रित। खबर सामने आई है। चीन ने बांग्लादेश के साथ सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश की आधिकारिक यात्रा पर आमंत्रित किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने देश में चीन के राजदूत याओ वेन से रविवार को मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से कहा, हम यात्रा के लिए उचित समय पर निर्णय लेंगे। हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग के लगातार चौथी बार आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद वेन ने महमूद से मुलाकात की। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 7 जनवरी को हुए चुनाव का बहिष्कार किया था। महमूद ने कहा कि प्रधानमंत्री की बीजिंग यात्रा के लिए परस्पर रूप से सुविधाजनक तारीख चुनने के लिए बातचीत की गई है। दरअसल प्रधानमंत्री हसीना ने 1 से 6 जुलाई 2019 को चीन की आधिकारिक यात्रा की थी। उन्होंने डालियान में 13वें समर दावोस फोरम में भी भाग लिया था। उन्होंने उस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की थी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिका में भारतीय शख्स ने स्वीकार किया आरोप, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी साजिशों में दोषी। खबर निकलकर सामने आई है। अमेरिका में प्रतिबंधित पदार्थों से जुड़े धंधे में शामिल होने के आरोपों को 40 साल के भारतीय नागरिक ने स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी को यूनाइटेड किंगडम से प्रत्यार्पित किया गया था। आरोपों के मुताबिक इस शख्स ने डार्क वेब यानी इंटरनेट आधारित उद्योग की मदद से पूरे अमेरिका में खतरनाक दवाओं की सप्लाई की। क्रिप्टो करेंसी में इसने करीब 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर जब्त भी किए। आरोपी ने ड्रग्स वितरण के इरादे से प्रतिबंधित पदार्थों को स्टॉक करने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का दोष भी स्वीकार किया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिकी सैनिकों की जान लेने वाले ड्रोन हमले में हाथ होने से ईरान का इनकार, बाइडन बोले जवाब देंगे। खबर सामने आई है। ईरान ने जॉर्डन सीरियाई सीमा पर स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हुए ड्रोन हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया है। यह अमेरिकी सैन्य ठिकाना जॉर्डन की सीरिया के साथ लगती सीमा के करीब है। इस हमले में अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। अमेरिका ने इस हमले के लिए ईरान समर्थित चरमपंथी समूह को जिम्मेदार
जिम्मेदार बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसके बाद कहा, हम जवाब देंगे। दरअसल गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब इस क्षेत्र में हुए किसी हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई हो। हमास की ओर से पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर अभूतपूर्व हमला करने के बाद गाजा में युद्ध शुरू हुआ था। इस इलाके में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी हो चुके हैं, लेकिन अमेरिकी सेना के मुताबिक रविवार के पहले किसी भी हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था। हमलावर हैं, कोई उन्हें अवसरवादी तो कोई पलटू